वेलकम टू साइकोलॉग्स। बदले की हीन भावना क्या इतनी प्रबल हो सकती है कि हम अपने जैसे ही किसी इंसान की हत्या कर दें? एक घटना जिसमें दिल्ली के मोहन गार्डन में आपसी दुश्मनी और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक हीन भावना के चलते पवन नामक आरोपी ने विकास नामक युवक को गोली मार के बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने एक से ज़्यादा गोली चलाई और हत्या के बाद अपने फ़ोन से मृत युवक की फ़ोटो भी खींची। ये इतना ब्रूटल था कि विजुअल देखना आपके लिए और हमारे लिए हमें दोनों को ही काफ़ी विचलित कर सकता है। हम इस स्थिति का मानसिक विश्लेषण करेंगे आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस पूजा तोमर, जो कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉग्स। आज हमारे साथ है मिस पूजा तोमर, जो कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो हम एक क्राइम सीन के बारे में आज बात करेंगे और हम आपसे कुछ अपने सवालों के लिए एक ओपिनियन ले लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी उस क्राइम सीन से ही रिलेटेड। तो जैसे कि जो क्राइम था उसमें ऐसे इन संगीन अपराधों में उस इंसान की क्या मानसिक स्थिति होती है? अच्छा देखिए जैसे हम मर्डर जैसे संगीन अपराधों की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक व्यक्ति का मानसिक स्थिति सेम होगी, एक जैसी रहेगी क्राइम करते समय। सिर्फ मानसिक स्थिति की जगह हम कह सकते हैं कि इसके पीछे क्या कॉज़ल फैक्टर है, क्या कारण है कि लोग ऐसे अपराधों में जाते हैं। तो मेजर अगर हम देखें तो 3-4 ऐसी कैटेगरी हैं, जैसे कि हम कहते हैं प्यार के कारण, लस्ट जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस आ जाते हैं, एक होता है पावर जिसमें हम अपनी पावर शो करना चाहते हैं और एक तरफ है रिवेंज जहाँ हम कोई बदला लेना चाहते हैं। तो मेजर ये कैटेगरीज़ हैं जिनकी वजह से हम बहुत संगीन अपराधों की तरफ जाते हैं। छोटे-छोटे अपराध आप कोई भी न्यूज़पेपर खोल लीजिए डेली मिलेंगे, बट फिर भी ब्रॉड कैटेगरीज़ देखें तो ये सब हमारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान कोई अपराध करता है। जो आज हम जिस क्राइम की बात कर रहे हैं जिसमें एक लड़के ने एक व्यक्ति को गोली मारी, सामने से गोली मारी और उसका फ़ोटो भी खींचा। आप इसमें अगर पूरे क्राइम सीन को देखें तो आपको समझ आएगा कि वो लोग एक-दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। इसका मतलब अगर उसने गोली मारी है तो वो उसको प्री प्लान्ड करके आया है कि मुझे इस पर्सन को व्यक्ति को गोली मारनी है। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है और इस केस में जब वो फ़ोटो ले रहा है, उसे पता है मैं किस व्यक्ति को मारने जा रहा हूँ। हम इस केस में ये भी नहीं कह सकते कि वो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसका मतलब जो भी उसने डिसीज़न लिया है, वो उसने सोच-समझ कर और अपने पूरे होशो-हवास में डिसीज़न लिया है। अब उसका कारण कोई रिवेंज है, उसका कोई बदला लेने का कारण है या उसको अपनी पावर शो करनी है या उसका कोई एंगर था इसके पीछे, ये हमें केस की तह में जाके उस बच्चे से बात करके ही पता चल सकता है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्राइम करने से ठीक पहले किसी इंसान में क्या कोई बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं? अगर होते हैं तो वो क्या हैं? देखिए क्राइम से ठीक पहले बायोलॉजिकल चेंजेस बिल्कुल होते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स का घटना या बढ़ना जो हमारे सारे इमोशंस रेगुलेट करती है। ये चीज़ हुई क्राइम से जस्ट पहले की। पर लोग क्राइम में आते क्यों हैं उसके लिए सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारा साइकोलॉजिकल, हमारा इंडिविजुअल, हमारा सोशल और हमारा बायोलॉजिकल सब चीज़ें उस चीज़ को रेगुलेट करती हैं। जस्ट आज मैंने एंगर फ़ील किया और मैंने जाके किसी को मार दिया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। शायद मेरी फैमिली में ऐसा है, शायद मेरी फैमिली में और भी लोग हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, मतलब मेरा पीयर ग्रुप इस तरह से है। बट फिर भी अगर हम बायोलॉजी की बात करें, तो बिल्कुल हमारे जो इमोशंस हैं वो रेगुलेट होते हैं कुछ हार्मोन से। आपने सुना होगा सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। यस मैम। अब जब हम अग्रेशन वाली सिचुएशन में आते हैं, तो हमारा जो सेरोटोनिन का लेवल है, जो हमें हैप्पीनेस के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है एंड डोपामाइन का जो लेवल है, वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड जब डोपामाइन हमारे शरीर में इंक्रीज़ हो जाता है, हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और हमारे इम्पल्स जो होते हैं, उस पे कंट्रोल थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो सेरोटोनिन, डोपामाइन जब इन हार्मोन्स का लेवल जो है
वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है नॉर्मल सिचुएशन से। तब हमारे अंदर बायोलॉजी मीन्स हमारे फिज़िकल कुछ रिएक्शंस आते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हुँ, हमारा रेस्पिरेशन लेवल बढ़ जाएगा। अब जब ये चीज़ें बढ़ जाएँगी, हमारा नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है उसको इंटरप्रेट करना। जैसे अगर अभी मेरी हार्ट बीट बढ़ेगी तो मुझे लगेगा शायद मुझे घबराहट है। वहीं हुँ, जब कोई इंसान कोई क्राइम करने जा रहा है या पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में है और उसकी ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल रिएक्शंस आ रही हैं, तो वो इसे इंटरप्रेट करेगा, या तो मुझे यहाँ फाइट करना है या फ्लाइट करना है। इन दैट केस फ्लाइट करना मतलब वो उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेगा, जो कि ज़्यादातर विक्टिम्स करते हैं। हुँ, फाइट में जो क्रिमिनल करता है, वो उस सिचुएशन में ओवरपावर करेगा और उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फाइट करेगा, क्योंकि उसको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं कि आपको कुछ तो एक्शन लेना है। एंड इन दैट मीनव्हाइल वो डिसीज़न लेता है कि लेट्स फिनिश द समवन जो मेरे सामने है, ताकि वो मुझे ना मार दे। मेरा डिफेंस भी हुँ। करूँ और मेरी एक पावर भी बनी रहे। इन दैट केस वो इस तरह के डिसीज़न ले लेते हैं, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, बट वही एक रिस्पॉन्सिबल है क्राइम करने के लिए, ऐसा कोई भी स्टडी आपको नहीं कहती। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सन टू कमिटिंग अ क्राइम, जो क्राइम कर रहा है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि इन सब चीज़ों के कारण क्या आज हम ये देख रहे हैं कि रिश्तों की परिभाषाएँ कोई एक अलग मोड़ ले रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप रिश्तों की बात कर रहे हैं और क्राइम को देखें तो बिल्कुल बात कर रहे हैं। आज किसी भी समाज में अगर अपराध बढ़ता है, तो लोगों के मन में डर पैदा होता है। डर कैसे? अभी मैं अपने बच्चों को नहीं चाहूँगी कि वो बाहर खेलें। मैं अपने हुँ, घर की मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहूँगी वो देर रात तक बाहर रहें, क्योंकि हमारा समाज ऐसा हो चुका है। मैं अभी किसी अपने नेबर पे भी बिलीव नहीं कर सकती। डेली इस तरह की न्यूज़ेज़ आती हैं। आप अपने बच्चे को नेबर के पास मत छोड़िए, वो उन्हें कुछ ड्रग्स दे देते हैं या फिर उनके साथ मार-पिटाई करते हैं। प्लस यू विल सी कि हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे को मार रहे हैं, प्रॉपर्टी के हुँ, लिए इतने झगड़े हो रहे हैं। अ, अभी बच्चा अपने फादर को मार रहा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें कुछ भी जो उसकी डिमांड थी वो पूरी नहीं की, विश पूरी नहीं की। तो इस तरह से बहुत सारे अपराध डेली न्यूज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी पे विश्वास करना। और हम लोगों की ये टेंडेंसी है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम अपने सर्वाइवल का सबसे पहले सोचते हैं कि हाउ कैन वी सर्वाइव। तो अब हमें लगता है कि शायद हम दूसरों पे ट्रस्ट करेंगे और वो ट्रस्ट ब्रेक होगा, तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि हुँ, हम जितना कम हो सके उतने रिश्ते बनाएँ, जितनी फ्रेंडशिप कम हो सके वो रखें, हम अननोन लोगों से बात ना करें। अगर पहले के टाइम से आप कंपेयर करोगे, तो हम कहीं जाते थे तो लोग बोलते थे अतिथि देवो भव। आज के टाइम में कोई एक्सेप्ट नहीं करता। वो लोग बोलते हैं कि कोई किसी के घर नहीं जाओ, कोरोना तो है ही, उसके अलावा भी सब अपने-अपने घर में ज़्यादा सेफ हैं। नहीं पता आप रोड पे निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, आप किसी के घर जाएँगे तो क्या हो जाएगा। तो येस, इस तरह की जो केसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनसे रिश्तों में अ, अपने एक जो हमारे प्यार की जो भावना होती थी हुँ। एक-दूसरे को सपोर्ट करने में, एक-दूसरे को ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किलें आने लगी हैं लोगों को। और एक-दूसरे पे विश्वास करने में बहुत टाइम लेते हैं सब। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो व्यक्ति ऐसे अपराधों में शामिल होता है, उसका परिवार किस-किस मानसिक स्थिति से गुज़रता है? या उनके परिवार में ऐसी क्या मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि उनके और उनकी प उस जिनके साथ भी उनका वो रिश्ता है, उसको हानि पहुँचाता है? बहुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करते। हम काम करते हैं जेल्स में, कोर्ट्स में, हमें विक्टिम से भी मिलते हैं, क्रिमिनल से भी मिलते हैं, उनकी फैमिली से भी मिलते हैं। बट ये बहुत हुँ, नेग्लेक्टेड पार्ट है जो सोसाइटी नहीं देखना चाहती। फैमिली ऑफ द क्रिमिनल, फैमिली ऑफ द विक्टिम तो सब देखते हैं। आप कोई भी क्राइम देखिएगा, कोई भी मीडिया कवरेज देखिएगा, वहाँ विक्टिम की फैमिली के पास बिल्कुल जाएँगे और उनसे पूछेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं? आपकी मानसिक स्थिति क्या है? अब आप क्या करना चाहते हैं? पर कोई भी क्रिमिनल की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, उसको नहीं देखता। तो मैं इसको बोलती हूँ हुँ, इनविजिबल विक्टिम्स हैं वो। एक तो आपका डायरेक्ट विक्टिम है ही जिसके साथ क्राइम हुआ है और उसकी फैमिली भी है। बट एक इनविजिबल विक्टिम वो भी है जो डायरेक्ट कहीं भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, बट अब उन्हें
पूरी लाइफ सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि उनके किसी फैमिली मेंबर ने कोई क्राइम किया है। जैसे इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप उस फैमिली से हो जो फैमिली का ही क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो शायद उस फैमिली को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है सारी सिचुएशन क्या है, क्रिमिनल जस्टिस क्या होता है, कैसे कोर्ट्स डीलिंग होती हैं, क्या पुलिस होती है, कितनी दिन में बच्चा जेल रहेगा या बाहर आ जाएगा या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ। बट हुँ, जिन फैमिलीज़ में ये सब चीज़ें नहीं हुई, कभी उन्होंने कोर्ट, कचहरी, पुलिस नहीं देखा, उन सब के लिए ये किसी विक्टिमाइज़ेशन से कम नहीं होता। एक दिन भी जेल में बिताना या एक दिन भी थाने में बिताना एक बहुत बड़ा मेंटल स्टिग्मा देके जाता है उन लोगों को कि हमें थाने का मुँह देखना पड़ा या कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा ड्यू टू एनी रीज़न। तो अगर हम कहें कि उनके ऊपर कोई असर नहीं होता या फिर क्योंकि उनके घर में से किसी ने क्राइम किया है तो अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये कहना बहुत गलत होगा। आप किसी एक की गलती की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दे सकते, माँ-बाप, बहन-भाई सबको। तो ज़रूर उनकी मानसिक स्थिति भी मैं ये कहूँगी वो एक तरह से विक्टिम हो जाते हैं। हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए और शायद उन्हें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए जो भी हमारी कानूनी कार्यवाही है, उसे ठीक से करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। उन्हें नहीं पता होता थाना कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, कहाँ जाना है, कैसे वकील हायर करना है, अभी क्या कोर्ट की प्रोसेस होगी, कितने साल ये केस चलने वाला है और इससे हमारे जीवन पे क्या असर होगा। तो मुझे लगता है उन्हें भी अगर फर्स्ट हैंड पे डील किया जाए, तो वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जो पर्सन उनकी फैमिली के क्राइम में आया है, आपको रिहैबिलिटेट करना है ना, आपका अल्टीमेट पर्पस तो रिहैबिलिटेशन है, तो आप यस। उनकी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। तो उस चीज़ से मुझे लगता है जो पर्सन क्राइम में है, उसको भी एक रिहैबिलिटेशन होने में ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस तरह की जो घटनाएँ हमारे समाज में हो रही हैं, उसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, कोई भी समाज जिसमें अपराध की घटनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो वो उसके लिए अच्छा तो नहीं हो सकता, पॉज़िटिव तो नहीं हुँ, हो सकता। तो बिल्कुल, कहीं न कहीं बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है समाज पे। जैसा मैंने पहले भी कहा, लोग एक-दूसरे को अब नापसंद करने लगे हैं, कोई किसी से ज़्यादा मिलना नहीं चाहता और अगर मिलता भी है, तो उसमें अपना बेनिफिट ज़्यादा देखना चाहता है या फिर ये सोचता है कि उसका क्या बेनिफिट होगा। प्लस जो हुँ, हमारी न्यू जनरेशन है, वो जो आती है वो फैमिली में इसी तरह की चीज़ें देखती है, कि फैमिली में कैसे क्राइम हो रहा है, कैसे क्राइम को सपोर्ट किया जा रहा है या मेरे पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, तो हम एक अपनी न्यू जनरेशन से भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सेम चीज़ें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वही हमारी न्यू जनरेशन भी सीखेगी। और समाज पे जिस तरह अपराध से ज़्यादा मैं कहूँगी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पनिशमेंट किस तरह दे रही है, रिफॉर्मेशन किस तरह होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो क्राइम तो एक नेचुरल टेंडेंसी है लोगों की कि अपने आप के सर्वाइवल के लिए वो वायलेंस में इंडल्ज हो जाते हैं। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रिहैबिलिटेट करके, रिफॉर्म करके वापस से एक सोसाइटी का पार्ट बनाना। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बार जिसने क्राइम कर दिया अब वो समाज का हिस्सा नहीं है या समाज का हिस्सा नहीं रहा। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो, नेचुरल टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर है, ये एंगर, इमोशन है। बट इस चीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, किस तरह से समझना है और किस तरह से किसी भी सिचुएशन में आपको डिसीज़न मेकिंग करनी है, ये सब चीज़ें आपको उन लोगों को समझानी और बतानी पड़ेगी जो इन हुँ। चीज़ों को नहीं समझते। आप उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। ऐसा करेंगे तो अपराध और ज़्यादा बढ़ेगा ना कि कम होगा। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इन सवालों का जवाब देने के लिए और अपना वैल्यूएबल ओपिनियन प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि एक व्यक्ति के ऐसे क्राइम करने के पीछे क्या-क्या उसकी मानसिक स्थितियाँ हो सकती है और उसका प्रभाव उसके पूरे परिवार और समाज पे कैसे पड़ सकता है।
थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।